कक्षा 11 के सभी छात्र ध्यान दें। पाठ 4 रासायनिक आबंधन से संबंधित हाइड्रोजन आबंध के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। हाइड्रोजन आबंधन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। हाइड्रोजन आबंध किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस तरह का प्रश्न बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो आज हम हाइड्रोजन आबंध या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए हाइड्रोजन आबंध है क्या। वह आकर्षण बल जो किसी अणु या समूह में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को समान या भिन्न दूसरे अणु या समूह में उपस्थित अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि से बांधे रखता है, उसे हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। यानी किसी अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे समान या भिन्न अणु या समूह में उपस्थित अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, आपका फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उससे बांधे रखता है। उस आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। हाइड्रोजन आबंध को हम डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन आबंध दो प्रकार से हो सकता है। पहला है अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध। ये अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, अगर दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध बन रहा है तब इस प्रकार के आबंध को हम अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। जैसे जल के दो अणुओं के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तब उस हाइड्रोजन बंध को हम अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध कहेंगे। इसी प्रकार से दो HF या दो अन्य अणुओं के बीच अगर इस प्रकार का आबंध बन रहा है तब वो अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध का उदाहरण होगा। दूसरा प्रकार का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो है अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। अंतः अणु हाइड्रोजन आबंध वो होता है जो किसी एक अणुओं के बीच में ही उपस्थित हाइड्रोजन और अन्य अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच में बनता है, उसे अंतः अणु हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। जैसे आर्थोनाइट्रोफिनाल। आर्थोनाइट्रोफिनाल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक ही अणु आर्थोनाइट्रोफिनाल है, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच हाइड्रोजन आबंध बन रहा है, इसलिए यह अंतः अणु हाइड्रोजन आबंध का एग्जाम्पल होगा। तो अंतः अणु हाइड्रोजन आबंध का एग्जाम्पल था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार का हुआ, एक अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध और दूसरा अंतः अणु हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध के प्रभाव भी होते हैं। जैसे हाइड्रोजन आबंध के कारण ही क्वथनांक उच्च हो जाता है। हाइड्रोजन आबंध के कारण जहां इसकी विलेयता नहीं होनी चाहिए उसमें भी विलेय हो जाता है और इसी के कारण इसकी अवस्था में परिवर्तन भी होता है। इन सब को हम विस्तार से एग्जाम्पल देकर के आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से ये हाइड्रोजन आबंध होगा। अभी हम आपको हाइड्रोजन आबंध के बारे में बता रहे थे, उसको आप इस तरह से समझ भी सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ दिया गया हाइड्रोजन आबंध वह आकर्षण बल जो किसी अणु या समूह के हाइड्रोजन परमाणु को किसी दूसरे समान या असमान अणु या एक ही अणु के किसी दूसरे समूह के अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बांधता हो हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। इसे डॉटेड लाइन से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए XH कोई मालिक्यूल है, ये दूसरा XH मालिक्यूल है। यहाँ X अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये हाइड्रोजन और X के बीच में जो डॉटेड लाइन दिखाया जा रहा है ये दोनों अणुओं के बीच में बन रहा है, यही हाइड्रोजन आबंध होगा। इसी तरह से दूसरे और तीसरे अणुओं के बीच में H और X के बीच में डॉटेड लाइन से दिखाया गया, ये भी हाइड्रोजन आबंध ही है।
इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जल के अणु हैं HOH H2O, ये जल का अणु है, ये दूसरा जल का अणु है। दूसरे जल के अणु के ऑक्सीजन और पहले अणु के हाइड्रोजन के बीच में देख रहे हैं डॉटेड लाइन दिखाया गया है, ये डॉटेड लाइन ही हाइड्रोजन आबंध है। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन आबंध बन रहा है, तीसरे और चौथे के बीच में भी बन रहा है। इस तरह से जितने भी जल के अणु होंगे एक दूसरे के बीच में हाइड्रोजन आबंध होगा। हाइड्रोजन आबंध के कुछ और एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, जैसे NH3 अमोनिया में पाया जाता है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड में पाया जाता है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में पाया जाता है, H3BO3 में पाया जाता है, NaHF2 में पाया जाता है, CH3COOH यानी एस्टिक एसिड में भी पाया जाता है। इसकी प्रबलता का क्रम इस प्रकार से है, HF सबसे ज़्यादा प्रबल है, उससे कम H और O के बीच में जो हाइड्रोजन आबंध है वो प्रबल है, और उससे भी कम H और N के बीच में पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा प्रबल H और F के बीच में होता है, उससे कम प्रबल H और O के बीच में होता है, और सबसे कम H और N के बीच हाइड्रोजन आबंध जो होता है उसकी प्रबलता का क्रम है। हाइड्रोजन आबंध के प्रकार, हाइड्रोजन आबंध दो प्रकार का होता है, अभी हम आपसे बताए ही थे। पहला है अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। ये क्या है? जब दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनते हैं तो उन्हें अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। जैसे H2O, NH3 आदि में अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं HOH, ये H2O का अणु है, ये दूसरा H2O का अणु है, ये तीसरा HOH है, ये चौथा H2O का अणु है। और आप देख रहे हैं पहले हाइड्रोजन और दूसरे के ऑक्सीजन परमाणु के बीच में डॉटेड लाइन दिखाया गया है, ये हाइड्रोजन आबंध है। इसी तरह से दूसरे जल के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु और तीसरे जल के अणु में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु के बीच में डॉटेड लाइन दिखाया गया है, ये हाइड्रोजन आबंध है। इसी प्रकार से तीसरे और चौथे के बीच में भी हाइड्रोजन आबंध पाया गया है। ये सब अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से आप अमोनिया के केस में देख सकते हैं NH3, पहले अणु अमोनिया का हाइड्रोजन परमाणु, दूसरे में नाइट्रोजन परमाणु के बीच में डॉटेड लाइन दिखाया गया है, ये हाइड्रोजन आबंध है। इसी तरह से दूसरे और तीसरे के बीच में डॉटेड लाइन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य हाइड्रोजन आबंध बन रहा है। इसी तरह से अन्य अणुओं के बीच में भी हाइड्रोजन आबंध बनता है, जो अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध का एग्जाम्पल है। दूसरे प्रकार का जो हाइड्रोजन आबंध है वो है अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध। अभी पहले वाले में आपने देखा अंतराणुक में कि दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध बन रहा था, लेकिन अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध में एक अणुओं के बीच, एक अणुओं में ही उपस्थित दोनों परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंध बनेगा। ये इस तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं, एक ही अणु के भीतर में हाइड्रोजन आबंध का बनना या जो हाइड्रोजन आबंध बनता है उसे अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। जैसे आर्थो नाइट्रोपिनाल तथा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। ये आपका एग्जाम्पल है, देखिए आर्थो नाइट्रोपिनाल की संरचना है, यहाँ ये ऑक्सीजन परमाणु है और ये हाइड्रोजन परमाणु है। क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए हाइड्रोजन को आकर्षण बल द्वारा बांधे रखेगा और इसी के बीच में डॉटेड लाइन दिखाया गया है, ये डॉटेड लाइन ही हाइड्रोजन आबंध है, जो अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में देख रहे हैं O और H के बीच में हाइड्रोजन आबंध बन रहा है, जो अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध का एग्जाम्पल है। इस तरह से आप जान सकते हैं हाइड्रोजन आबंध क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, यानी दो प्रकार का होता है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध, ये दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में बनता है, और दूसरा है अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध, यह एक ही अणुओं के मध्य परमाणुओं के मध्य बनता है। ये दो प्रकार का हुआ। इसी से संबंधित आप इसका प्रभाव क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध का प्रभाव क्या है। हाइड्रोजन आबंध के कारण यौगिकों की विलेयता, भौतिक अवस्था, क्वथनांक आदि विभिन्न भौतिक गुण प्रभावित होते हैं। यानी कि इसकी विलेयता, भौतिक अवस्था और क्वथनांक आदि में परिवर्तन आ जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन भी आपके यहाँ आता है कि आप बताइए HCl की अपेक्षा HF का क्वथनांक अधिक होता है, क्यों? तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं, या इस तरह से क्वेश्चन भी
आ सकता है। ये इसमें देखिए HF और HCl केस में केवल HF के अणुओं के मध्य अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध होता है, यानी HF अणुओं के बीच ही अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, HCl के अणुओं के बीच नहीं पाया जाता, जिसके कारण वह विशाल अणु का आकार ग्रहण कर लेता है। यानी HF में हाइड्रोजन आबंध पाया जा रहा है, इसलिए 2 या 2 से अधिक अणु कंबाइंड होकर विशाल अणु बना लेते हैं और अवस्था परिवर्तन के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। अगर अवस्था परिवर्तन के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी तो उसका क्वथनांक हाई हो जाएगा, जैसे कि यहाँ HF के बीच में दिखाया गया है, क्योंकि HF के कई अणु कंबाइंड हुए हैं जो हाइड्रोजन आबंध द्वारा कंबाइंड हुए हैं। HCl में हाइड्रोजन अवस्था नहीं होता, इसलिए HF का क्वथनांक HCl की अपेक्षा ऊंचा होता है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। और इसके अतिरिक्त HF द्रव है जबकि HCl गैस, यानी HF की अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है, वो द्रव अवस्था में होता है, जबकि HCl गैसीय अवस्था में ही बना रहता है। कई बार प्रश्न भी आया है कि HF द्रव है जबकि HCl क्यों, तो आप उत्तर दे सकते हैं क्योंकि HF में हाइड्रोजन बाइंडिंग पाई जाती है जबकि HCl में हाइड्रोजन बाइंडिंग नहीं पाई जाती। दूसरा देखिए, प्रश्न कई बार आया है कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस, ऐसा क्यों? इसका भी रीजन यही है। H2O तथा H2S में H2O अणु का केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला तथा छोटे आकार का होता है। ये अणु परस्पर अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़कर एक संगुणित अणु बनाते हैं, यानी कई अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बना लेते हैं, जिस कारण H2O का क्वथनांक अधिक होता है तथा संगुणित अणु बनने के कारण H2O साधारण ताप पर द्रव होता है, जबकि दूसरी ओर H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का केंद्रीय परमाणु यानी सल्फर परमाणु अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणात्मक तथा बड़े आकार का होता है। अतः ये अणु परस्पर संगुणित होकर क्लस्टर बनाने में सक्षम नहीं होते, यानी संगुणित नहीं होते, जिस कारण H2S का क्वथनांक कम होता है तथा यह साधारण परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में बना रहता है। और आप इसका रीजन प्रभाव देख सकते हैं हाइड्रोजन आबंध का अल्कोहल तथा ईथर केस में। अल्कोहल का समावयवी ईथर होता है, माने अल्कोहल और ईथर आइसोमर है। अल्कोहल का क्वथनांक उसके समावी ईथर से उच्च होता है। अल्कोहल का क्वथनांक जो है उसके ईथरों से अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल के अणु के मध्य अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध होता है, यानी अल्कोहलों में हाइड्रोजन बाइंडिंग पाई जाती है, जिसके कारण यह विशाल अणु का आकार ग्रहण कर लेता है और अवस्था परिवर्तन हेतु ऊर्जा की अधिक मात्रा व्यय होती है, फलस्वरूप क्वथनांक उच्च हो जाता है। जबकि ईथर में अंतराणु हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसका क्वथनांक निम्न होता है और इसकी अवस्था भी परिवर्तित नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका अल्कोहल है C2H5OH, 2 से अधिक अणुओं के बीच में हाइड्रोजन आबंध बना हुआ है। पहले एथिल अल्कोहल का हाइड्रोजन दूसरे एथिल अल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बना रहा है, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे के बीच में भी हाइड्रोजन आबंध बन रहा है, इसी तरह से अन्य अणुओं में भी बन सकता है। और इसका प्रभाव क्या है हाइड्रोजन आबंध का? अल्कोहल की विलेयता। अल्कोहल की विलेयता स्वाभाविक है, ये संगुणित होकर विशाल अणु बना रहा है। इसके लिए इसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसके कारण इसका क्वथनांक ईथरों की अपेक्षा अधिक होगा। अल्कोहल सहसंयोजक यौगिक है, परंतु फिर भी ये जल में विलीय होता है। जल में विलीय नहीं होते, फिर भी विलीय होता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अल्कोहल तथा जल के अणुओं के मध्य अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध स्थापित हो जाता है। ये देखिए, जल ये एथिल अल्कोहल है और ये जल है, इनके बीच में एथिल अल्कोहल का हाइड्रोजन और जल का ऑक्सीजन के मध्य हाइड्रोजन आबंध बन रहा है। इस तरह से अन्य अणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंध बन रहा है, जिसके कारण ये विशालतम अणु बना ले रहा है और विशालतम अणु बनाने के कारण यह जल में विलीय हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आबंध के प्रभाव में अगर हाइड्रोजन बाइंडिंग पाई जा रही है तो उसका आकार बड़ा होगा और आकार बड़ा होने के कारण उसका क्वथनांक भी हाई होगा और क्वथनांक के साथ ही साथ अगर उसमें हाइड्रोजन बाइंडिंग पाई जा रही है तो उसमें उसकी अवस्था परिवर्तन में भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि H2O में हाइड्रोजन बाइंडिंग पाई जाती है, वो द्रव अवस्था बना रहता है, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बाइंडिंग नहीं पाई जाती, जिसके कारण वो गैसीय अवस्था में ही रहता है। इस प्रकार से क्वथनांक
भौतिक अवस्था और उसके विलेयता भी प्रभावित होती है। विलेयता भी प्रभावित होगी। अगर उसमें हाइड्रोजन बाइंडिंग पाई जा रही है तो विलेय होगा, अगर हाइड्रोजन बाइंडिंग नहीं है विलेय नहीं, जैसे अभी अल्कोहल और ईथर के केस में आपने देखा। तो इसका कुल मिलाकर के हाइड्रोजन आबंध यानी हाइड्रोजन बाइंडिंग के बारे में आपने देखा कि वह आकर्षण बल जो किसी एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे समान या असमान अणुओं या समूहों या एक ही अणु में उपस्थित अन्य परमाणुओं अधिक ऋणात्मक परमाणुओं के बीच आकर्षण बल से बांधे रखता है, वो हाइड्रोजन आबंध होता है। दो प्रकार का होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध, ये दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य पाया जाता है। दूसरा है अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध, यह एक ही अणुओं के मध्य पाया जाता है। हाइड्रोजन आबंध को प्रभावित करने वाले कारक, हाइड्रोजन आबंध का क्या प्रभाव होता है, इसके कारण ही विलेयता पर प्रभाव पड़ता है, यानी जिसमें हाइड्रोजन बाइंडिंग पाई जाएगी वो जल में विलेय, जैसे अभी आपने कहा जल में विलेय था अल्कोहल, जबकि ईथर नहीं होता। इसका क्वथनांक हाई हो जाता है हाइड्रोजन बाइंडिंग के कारण, और हाइड्रोजन बाइंडिंग के कारण ही इसकी भौतिक अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन आबंध के बारे में आपने जाना। इसके आगे आपको संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। हाइड्रोजन आबंध के बाद कक्षा 11 के सभी छात्र ध्यान दें कि रासायनिक आबंधन जो कि चौथा चैप्टर है, इससे महत्वपूर्ण टॉपिक एक और है जिसको आप संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जब किसी परमाणु के वाह्यतम कोश में उपस्थित दो या दो से अधिक असमान ऊर्जा के कक्षक अतिव्यापन या ओवरलैपिंग करके समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं, तब यह घटना संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और इस प्रकार से प्राप्त ऑर्बिटल्स संकरित ऑर्बिटल कहलाते हैं। यह कई प्रकार का होता है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो है वो मुख्यतः sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में है। सबसे पहले sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब एक s ऑर्बिटल, जब असमान ऊर्जा का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके दो समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार का संकरण sp संकरण कहलाता है। जैसे एसिटिलीन में इस प्रकार का संकरण पाया जाता है, यानी एसिटिलीन में C2H2 में sp संकरण पाया जाता है। अन्य अणुओं में भी sp संकरण मिलता है। इसी प्रकार से दूसरा है sp2 संकरण, जैसे कि नाम से ही देख रहे हैं sp2 यानी एक s दो p, यानी असमान ऊर्जा के एक s और दो p कक्षक ओवरलैपिंग या अतिव्यापन करके तीन समान ऊर्जा कक्षकों का निर्माण करते हैं, तब इस प्रकार का संकरण sp2 संकरण कहलाता है। और इस तरह प्राप्त तीन समान ऊर्जा के ऑर्बिटल संकरित ऑर्बिटल कहलाते हैं। जैसे एथिलीन C2H4, बेंजीन C6H6, इस तरह अन्य अणुओं में भी sp2 संकरण पाया जाता है। तीसरा जो प्रकार है संकरण का वो है sp3 संकरण। नाम से ही देख रहे हैं s माने एक s, p3 माने तीन p, यानी एक s और तीन p। जब असमान ऊर्जा के एक s तथा तीन p कक्षक ओवरलैपिंग या व्यापन करके चार समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार का संकरण sp3 संकरण कहलाता है। और इस प्रकार प्राप्त समान ऊर्जा के चार कक्षकों को sp3 संकरित कक्षक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन है, एथेन है, इन सब में sp3 संकरण पाया जाता है। अन्य एग्जाम्पल भी हैं जिसमें sp3 संकरण पाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि अभी हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको बता रहे थे, अब आप इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और क्लियर हो जाएगा।
जैसे अभी हमने आपसे बताया कि संकरण कई प्रकार के होते हैं। sp संकरण, सबसे पहले sp संकरण के बारे में ही देखिए। जैसा कि देखिए लिखा गया है sp संकरण, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक s कक्षक तथा एक p कक्षक परस्पर संयुक्त होकर समान ऊर्जा के दो नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार के संकरण को sp संकरण कहते हैं। और इस प्रकार के संकरण से बने समान ऊर्जा के कक्षक sp संकर या sp संकरित कक्षक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने एसिटिलीन के बारे में बताया था, C2H2 के बारे में। यहाँ देखिए एसिटिलीन C2H2 के अणु में दोनों कार्बन परमाणु sp संकरित हैं, जिसके कारण C2H2 की संरचना रेखीय होती है। इस अणु में दोनों कार्बन परमाणुओं में दो sp संकरित कक्षक तथा दो असंकरित p कक्षक होते हैं। इनमें प्रत्येक कार्बन का एक sp संकरित कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक से अपने अक्षों पर अतिव्यापन करके C सिंगल बॉन्ड H के रूप में सिग्मा आबंध का निर्माण करता है, जबकि एक sp संकरित कक्षक अपने अक्षों पर परस्पर अतिव्यापन द्वारा C सिंगल बॉन्ड C के मध्य सिग्मा आबंध का निर्माण करता है। दोनों परमाणुओं के शेष असंकरित p कक्षक पार्श्व रूप में अतिव्यापन से पाई आबंधों का निर्माण करते हैं जैसा, और इनके बीच 180 अंश का एंगल बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये C2H2 के बीच हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें हाइड्रोजन H और C के बीच, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है कि इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है, ये सिग्मा बॉन्ड है। और चूंकि एक S और एक P ऑर्बिटल व्यापन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से पहले कार्बन और दूसरे कार्बन परमाणु के बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए यहाँ भी सिग्मा बंध बन रहा है। और इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन परमाणु और कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। जबकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ देख रहे हैं, दो हैं, इनके बीच में ये पाई बन रहा है, दो पाई बंध भी बन रहा है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसमें इस तरह से सरलता रूप में दिखाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं H सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये एसिटिलीन संरचना है। अगर एकल बंध है तो सिग्मा बंध होता है, द्विबंध है तो एक सिग्मा एक पाई बंध बनता है, और त्रिबंध है तो एक सिग्मा दो पाई आबंध बनता है। तो H और C के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एक सिग्मा बना। यहाँ C और H बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा बना। C के बीच में त्रिबंध है, इसलिए एक सिग्मा और दो पाई आबंध बन रहे हैं। जैसा कि इसमें आप देख भी रहे हैं, एक सिग्मा और दो पाई आबंध बने हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपका sp संकरण का ये उदाहरण था, जिसको आपने देखा। CO2 HgCl2 आदि में भी इस तरह का संकरण पाया जाता है। दूसरा है sp2 संकरण। sp2 संकरण में आप कह सकते हैं, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक s कक्षक तथा दो p कक्षक परस्पर संयुक्त होकर समान ऊर्जा के तीन नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार का संकरण ही sp2 संकरण कहलाता है। और इस प्रकार के संकरण से बने समान ऊर्जा के कक्षक sp2 संकर कक्षक कहलाते हैं। इस प्रकार का संकरण C2H4 यानी एथिलीन में, अभी मैंने बताया ही था, C2H4 एथिलीन में, और C6H6 यानी बेंजीन में आदि में पाया जाता है। इस प्रकार के संकर कक्षकों की आकृति त्रिकोणीय होती है, जबकि sp वाले में रेखीय थी, यहाँ त्रिकोणीय आकृति प्राप्त होती है, जो 120 अंश पर बंधे रहते हैं। sp संकरण में क्या था, उसकी आकृति रेखीय थी और 180 अंश कोण था उनके बीच में, जबकि इसमें त्रिकोणीय आकृति है और 120 अंश का कोण बन रहा है। जैसे एथिलीन के केस में देखिए, C2H4 के अणु में दोनों कार्बन परमाणु sp2 संकरित हैं, जिसके कारण C2H4 की संरचना त्रिकोणीय होती है। इस अणु में दोनों कार्बन परमाणु में तीन sp2 संकरित तथा एक असंकरित p कक्षक उपस्थित हैं, जो परस्पर त्रिकोणीय रूप में बंधे रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक के दो sp2 संकरित कक्षक दो हाइड्रोजन परमाणुओं के S कक्षकों द्वारा उनके अक्षों पर
अतिव्यापन से C सिंगल बॉन्ड H आबंध का सिग्मा आबंध के रूप में निर्माण करते हैं। प्रत्येक के एक एक sp2 संकृत कक्षक अपने अक्षों पर परस्पर अतिव्यापन से C सिंगल बॉन्ड C आबंध का सिग्मा आबंध के रूप में निर्माण करते हैं। दोनों परमाणुओं का शेष असंकृत की कक्षक पार्श्व रूप में पार्श्व अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। पार्श्व रूप में अतिव्यापन द्वारा पाई आबंध का निर्माण निम्न प्रकार करते हैं। आप देख रहे हैं ये CTH4 की संरचना है। इसमें एक कार्बन परमाणु है। कार्बन परमाणु एक एक हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके यहाँ भी सिग्मा आबंध बना रहा है। इसी तरह से दूसरा कार्बन भी दो हाइड्रोजन परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सिग्मा बंध बना रहा है। क्योंकि C और C के बीच में द्विबंध है, इसलिए इसमें एक सिग्मा और एक पाई आबंध पाया जाएगा। जैसा कि यहाँ संरचना हम देख रहे हैं, C के साथ दो हाइड्रोजन आबंध सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। C और C के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर इससे भी दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सिंगल इस प्रकार से यहाँ सिग्मा आबंध और इसमें एक सिग्मा और पाई आबंध बन रहा है। अगर दो सिग्मा आबंध है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, तीन सिग्मा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित है तो यहाँ तीन सिग्मा आबंध है, इसलिए प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरण हुआ। इसी तरह SO2 BCl3 SO3 आदि में भी sp2 संकरण पाया जाता है। तीसरे प्रकार का संकरण है sp3 संकरण। जब किसी परमाणु के वाह्यतम कोश से एक S कक्षक तथा 3 P कक्षक परस्पर संयुक्त होकर समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार का संकरण sp3 संकरण कहलाता है। और इस प्रकार के संकरण से बने समान ऊर्जा के कक्षक sp3 संकरित कक्षक कहलाते हैं। इस प्रकार का संकरण मीथेन, एथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि अणुओं में पाया जाता है। इनकी संरचना चतुष्फलकीय होती है और इनके बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। जैसा कि आप मीथेन के केस में देख रहे हैं, इसमें देखिए इसकी संरचना स्पष्ट है। यहाँ देख रहे हैं इस अणु में विद्यमान कार्बन परमाणु के चार sp3 संकरित कक्षक उपस्थित हैं जो परस्पर चतुष्फलक द्वारा जुड़े हैं। ये 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के 4 कक्षकों द्वारा उनके अक्षों पर अतिव्यापन द्वारा 4 C सिंगल बॉन्ड H आबंध का सिग्मा आबंध के रूप में निर्माण करते हैं और इस तरह के इनके बीच H सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बन रहा है। ये है कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, इनके बीच एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है और सिग्मा बंध बन रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये C और H सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इस तरह से कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्योंकि 4 सिग्मा है इसलिए sp3 संकरण इसमें पाया जाएगा। इसके अतिरिक्त PO4 3-4 यानी फास्फेट मूलक में, SO4- सल्फेट मूलक में आदि में भी sp3 संकरण पाया जाता है। इस तरह से संकरण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। तो आज रासायनिक आबंधन के अंतर्गत आप 2 मुख्य टॉपिक, एक हाइड्रोजन आबंध, उसके प्रकार, उसके प्रभाव के बारे में जाना और दूसरे टॉपिक पर संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, एग्जाम्पल सहित आपको समझाया गया। परीक्षा में प्राय पूछा जाता है कि संकरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित बताइए। या फिर हाइड्रोजन आबंध किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित बताइए। या फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है H2O द्रव है जबकि H2S गैस क्यों, या अल्कोहलों का क्वथनांक ईथरों की अपेक्षा अधिक होता है क्यों। इस सब का उत्तर हाइड्रोजन आबंध के आधार पर दे सकते हैं। क्योंकि रासायनिक आबंधन से संबंधित ये वीडियो अभी तक हम नहीं भेजे थे, इसलिए आज ये वीडियो भेज रहे हैं। कक्षा 11 के सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आपको आने वाली परीक्षाओं में यह क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। और इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।